हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट है जो आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया है, हिंदी अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। और ये ड्यू ऐसे रेगुलर एनसीईआरटी सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होते हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो को परचेस करना है तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको 50 रुपये में इस वीडियो को परचेस कर सकते हैं। और ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही है क्लासेस 4 है। इससे पहले की बाकी की क्लासेस आप सभी ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमने करा दिया, जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं एक बार। ये सभी क्वेश्चन हमने पहले की वीडियो में करा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपको कराने जा रहे हैं। तो देखिए, अनुवाद के प्रकार की व्याख्या कीजिए। पेपर में आपके आ सकते हैं कि अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद के प्रकार बताइए। तो अनुवाद किसे कहते हैं ये तो हमने आपको अच्छी तरह से पहले की वीडियो में बता चुके हैं। तो ये देखिए इसके प्रकार, तो यहाँ से स्टार्ट है आपका आंसर। अनुवाद करने की अपनी अपनी विधि है। विषय के अनुसार अनुवाद भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। अनुवाद के प्रमुख प्रकार इस प्रकार है। तो जो अनुवाद होता है ना, सब अपने अपने अकॉर्डिंग अनुवाद करते हैं, अलग अलग उसकी विधि है, अलग अलग जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न अलग अलग तरीक़ों से भी किया जाता है। एक तरीका नहीं है किसी भी अनुवाद को करने का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए पर्याय के आधार पर अनुवाद। अनुवाद में पर्याय के आधार पर अनुवाद की आवश्यकता रहती है। मूल भाषा के शब्दों को समझकर लक्ष्य भाषा में उसे समतुल्य शब्द खोजना और प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो देखो, जो ये फर्स्ट नंबर पर जो अनुवाद है इसमें क्या होता है कि जो आपके मूल्य भाषा होती है उसको समझकर आपकी लक्ष्य भाषा को खोजना ही अनुवाद होता है। इसमें देखिए, हिंदी में अनेक पर्यायवाची शब्द है जैसे कमल। तो जो हिंदी में आपको पता है पर्यायवाची शब्द होती है जैसे कमल, अरविंद, नीरज, अब्बू आदि। हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग शब्दों में होता है और इन सभी शब्दों का प्रयोग जो होता है अलग अलग अर्थ में, अलग अलग अर्थों में किया जाता है। ठीक है, अतः सही पर्यायवाची शब्द का चयन करना तथा उसे संदर्भ में अनुकूलन बनाने ही आदर्श अनुवाद कहलाता है। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को, जो पर्यायवाची शब्द है उसको सही तरीके से उस संदर्भ का अनुकूलन बनाना, उसे आदर्श अनुवाद कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है इसका, विषय वस्तु पर आधारित अनुवाद। तो देखिए, विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के निम्नलिखित भेद है। तो इसके अनुसार जो इसके जो निम्नलिखित भेद है, तो कुछ पॉइंट हमने लिख रखे तो देख सकते हैं। फर्स्ट है तकनीकी साहित्य का अनुवाद, जिसमें तकनीकी विषयों की शब्दावली का अनुवाद विशेषज्ञों के लिए होता है। तो मतलब ये इसमें होता है तकनीकी साहित्य का अनुवाद किया जाता है इनके द्वारा, शब्दावली के द्वारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सरकारी साहित्य का अनुवाद, जिसके अंतर्गत सरकारी अभिलेखों का अनुवाद किया जाता है और इसमें जो सरकारी साहित्य होते हैं उनका अनुवाद किया जाता है। थर्ड पॉइंट है विधि साहित्य का अनुवाद, जिसमें विधि से संबंधित विषयों का अनुवाद वैधानिक शब्दावली के अनुसार किया जाता है। तो ये जो विधि साहित्य होते हैं उनके अनुसार जो विषयों का अनुवाद किया जाता है इनके द्वारा, जो वैधानिक शब्दावली के द्वारा। ठीक है, इसके बाद इसका 4 पॉइंट है, देखिए सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद, जिसमें कविता, नाटक, उपन्यास, यात्रा, कहानी, स्मरण आदि का अनुवाद होता है, शामिल है। तो इसमें इन सभी का अनुवाद किया जाता है, उपन्यास का, कहानी का, कविता का। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दर्शन शास्त्रों का अनुवाद, जिसके अंतर्गत तर्कपूर्ण शब्दावली के अनुरूप दर्शन शास्त्र से संबंधित विषयों का अनुवाद किया जाता है। मतलब कि जो भी आपके दर्शन के अकॉर्डिंग संबंध रखते हैं उनका अनुवाद किया जाता है इसके अंदर। इतिहास के अनुवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद किया जाता है। जो भी आपके इतिहास के अकॉर्डिंग, जो पुराने ज़माने के होते हैं उनको अकॉर्डिंग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक विषय के अंतर्गत राजनीतिक विषयों के मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुवाद शामिल है। और ये जो राजनीतिक विषय होते हैं, जैसे आपको पता ही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, संधियाँ होती है, मामले होते हैं, उनका अनुवाद इसमें किया जाता है। और ये आपका लास्ट पॉइंट इसका संचार क्षेत्र में अनुवाद के अंतर्गत समाचार एजेंसी हो, रेडियो, दूरदर्शन, टीवी आदि से संबंधित सामग्री का अनुवाद किया जाता है। और जो संचार क्षेत्र में आप देखेंगे अनुवाद, तो ये सब की अनुवाद होती है, दूरदर्शन, टेलीविज़न, रेडियो, इन सब का अनुवाद किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया इसका सेकंड पॉइंट। ये अब इसका जो थर्ड पॉइंट आ जा रहा है आपका शब्द अनुवाद, जब मूल भाषा की सामग्री के प्रत्येक शब्द का अनुवाद उसी रूप में लक्ष्य भाषा में किया जाता है, उसे शब्द अनुवाद कहते हैं। मतलब कि कोई, आप समझ लीजिए, कोई आपकी एक भाषा, उसी को दूसरे भाषा में आप चेंज करें, लेकिन उसका जो शब्द होता है ना वही होता है जो आपकी मूल भाषा को लेके लक्ष्य भाषा में प्रकट करता है। ठीक है, तो वही अनुवाद कहलाते हैं, शब्द वाला। ये अनुवाद का लक्ष्य भाषा के विचारों को रूपांतरित करने से अधिक शब्दों को यथावत अनुदित करने से होता है।
तो इसको रूपांतरित करने से ज़्यादा इसके शब्दों को जो अनुदित करने से होता है, ठीक है। इसका 4 पॉइंट छायावादी अनुवाद होता है। देखिए, छाया अनुवाद में अनुवादक मूल रचना को पढ़कर इसका जो प्रभाव उसमें उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता है उसी के आधार पर अनुवाद करता है। मतलब कि जो इस छायावादी अनुवाद के अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जो आप अनुवाद को पढ़ रहे हैं उसको समझ के आपके मन माइंड में जो कुछ आ रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग उसी के आधार पर आप अनुवाद करते हैं, तो उसी को कहा जाता है ये वाला, ठीक है। इसका 5th पॉइंट है व्याकरण अनुवाद। मतलब कि जो व्याख्या के अकॉर्डिंग आप अनुवाद करेंगे। व्याख्या अनुवाद में मूल कित्ते की व्याख्या भी अनुवाद के साथ साथ की जाती है। संस्कृति हिंदी में टीका साहित्य इसी प्रकार का अनुवाद है। तो मतलब एक एग्जाम्पल में दिया गया संस्कृति हिंदी में जो टीका है साहित्य इसी प्रकार के अनुवाद को अकॉर्डिंग देखा जाता है व्याख्या के द्वारा। यह अनुवादक व्याख्याकार भी होता है और ये एक तरह से कह सकते हैं इसको अनुवादक व्याख्याकार भी। वह मूल कित्ते की बातों को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से अवधारणा प्रमाण या उदाहरण भी जोड़ सकते हो और इसमें जो आपको इसको स्पष्ट करने के लिए इसको आप उदाहरण के साथ भी आप इसको जोड़ सकते हो, समझ सकते हो, बता सकते हो। अब सबसे एंड और लास्ट पॉइंट है इसका 6 अश्रु अनुवाद। अश्रु अनुवाद को तुरंत अनुवाद भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, तुरंत अनुवाद, मतलब जस्ट अभी। जो अश्रु अनुवाद करता है उसे द्विभाषी कहते हैं। जो अश्रु अनुवाद करेगा उसको द्विभाषी कहेंगे। यह द्विभाषी आम जनता की भाषा में मुख्य बात का अनुवाद करता चलता है। तो मतलब कि जो आम जनता होती है उनकी भाषा की होती है जो मुख्य भाषा, उनके अकॉर्डिंग ही ये अनुवाद करता है। द्विभाषा के पास सोचने समझने के लिए कुछ भी क्षण होते हैं और जो द्विभाषा करते हैं उसमें उनके पास सोचने समझने के सिर्फ कुछ ही क्षण होते हैं, मतलब बहुत कम टाइम होता है। लोकसभा राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अश्रु अनुवाद को ही मांग रहती है। तो मतलब जो ये राष्ट्रीय होती है, राजभाषा होती है, अंतर्राष्ट्रीय होती है, इन सब पर किसकी मांग होती है, अनुवाद जो भाषा है उन्हीं की मांग होती है। पर्यटन केंद्रों पर भी द्विभाषीय अथवा अश्रु अनुवाद की आवश्यकता होती है। यहाँ पर भी इनकी अश्रु अनुवाद की आवश्यकता होती है। तो गाइस फाइनली इसके प्रकार के 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट के अंतर्गत आपको आंसर देना है। आपके पेपर में प्रकार आए तो ये 6 पॉइंट को आप लिख के आंसर इसका कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो आपकी क्लासेस 5 की, आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करा देंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।